छात्रावासी छात्रों के समूह एवं प्रगत मित्र पर्यावरण समूह जबलपुर के तत्वाधान में आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी मेरे अग्रज, मेरे मित्र, मेरे जूनियर, आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक सप्ताह हम नए नए विषयों को लाकर गत 2 वर्षों से लगातार वेबिनार श्रृंखला को हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम समसामयिक विषयों को इस मंच पर रखें और लोगों को जागरूक करें। उसी के तहत इस बार हम जल संरक्षण, जल संवर्धन, जल संचय, जल को सहेजना, इस विधा पे आज हमारे बीच हमारे देश के जाने माने समाज सेवी, जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए पूरी तरह अर्पित कर रखा है, पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी उपस्थित हैं। आदरणीय महेश शर्मा सर, आदरणीय एमबी पटेल सर, आदरणीय हमारे आज के सभापति आदरणीय नरेंद्र जैन सर, संजय ठाकुर सर, आदि बहुत सारे हमारे मित्र, प्रगत मित्र के अध्यक्ष डॉक्टर यतीश जैन, आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। हम आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें, इसके पहले मैं आज के सभापति महोदय आदरणीय एडवोकेट नरेंद्र जैन सर से आप सभी की तरफ से विनम्र निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री महेश शर्मा जी का परिचय दें और 2 शब्द कहें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। तो आदरणीय नरेंद्र जैन सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और डॉक्टर मथुरेश जी का तो विशेष रूप से करता हूं कि उन्होंने मुझे इससे लिंक किया। मैंने महेश जी के बारे में पढ़ा, महेश जी के बारे में सुनता रहा। कुछ पढ़ना, कुछ कहना सरल है, लेकिन उसका क्रियान्वयन बहुत कठिन। आदरणीय महेश जी जो काम कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों में एक आध लोग होते हैं और ये मान के चला जाए कि ये ईश्वर के वास्तविक प्रतिनिधि, जो जल संवर्धन और जंगल, जल जीवन जंगल, इसके बारे में जो उन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं, जो शिवगंगा के रूप में जो उन्होंने अभूतपूर्व कार्य करते जा रहे हैं, ये अनुकरणीय है। और मैं तो एक लाइन विचार करता हूँ कि यदि सभी लोग ये मन बना लें कि बर्थडे के साथ हम एक वृक्षारोपण करेंगे, मृत्यु के साथ एक वृक्षारोपण करेंगे, तो भी शायद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है वो काफी हद तक मेंटेन हो सकता है। मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ और मैं तो सुनने और सीखने के लिए ज्वाइन किया हूँ, बोलने लायक स्थिति अभी मेरी नहीं। सभी का धन्यवाद। जय जी। बहुत बहुत आभार सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, हमारे अभिन्न मित्र आनंद महेश्वरी जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है सर। मैं आपको बता दूं, हमारे महेश भाई जी शिव गंगा अभियान के जरिए झाबुआ में लगभग 1,11,000 कंटूर ट्रेंच बनवा चुके हैं। 350 गांव में 5,000 से अधिक छोटी बड़ी जल संरचनाएं बनवा चुके हैं। 110 गांव में 70,000 से अधिक माता वन के पेड़ लगाए हैं। 900 गांव में 900 वाचनालय लाइब्रेरी का इन्होंने की ओपनिंग की है। 12,000 से ज़्यादा आदिवासी युवाओं को सशक्तिकरण का प्रशिक्षण दिया है। 900 आदिवासी युवाओं को ग्राम इंजीनियर बनाया है। सर, ये नई टर्मिनोलॉजी मैंने पढ़ी, ग्राम इंजीनियर। अब सर से हम लोग जब सुनेंगे कि ये ग्राम इंजीनियर एक्चुअल है क्या। आदिवासियों को जैविक खेती और बांस रोजगार की तकनीक सिखाकर स्वावलंबी बनाया है। आपके इन्हीं प्रयासों को देखकर भारत सरकार ने आपको 2019 में पद्मश्री से नवाजा था। आपने विकास का आधार जो है उसको स्वावलंबन बनाया। और स्वावलंबन कहाँ से आता है? स्वावलंबन स्वाभिमान से आता है और स्वाभिमान पैदा होता है परमार्थ से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व की समृद्धि संवर्धन से ही आती है। तो संवर्धन से समृद्धि की ओर भारत को अग्रसर ले जाने में हमारे महेश भाई जी, महेश शर्मा जी निरंतर गत 40 वर्षों से झाबुआ में काम कर रहे हैं। तो सर के बारे में तो सर आप नेट में जाएंगे, गूगल में खोजेंगे तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और 5-10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे में इनके बारे में बता पाना
बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सर के बारे में जरूर देखें नेट में और जानकारी लें, और सर के जो शिव गंगा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उनसे जुड़कर या सीखें और उनमें आप योगदान भी कर सकते हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने यतीश भाई से निवेदन करूंगा कि यतीश जैन, डॉक्टर यतीश जैन लगभग 30 वर्षों से प्रकृति मित्र पर्यावरण नामक संस्था जबलपुर में चला रहे हैं। कभी ये डॉर्मेंट में चली जाती है, इसके संस्थापक सदस्यों में मैं भी था, और कई रीज़न है कि हम लोग इतना डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो वही हमें थोड़ा सा सर से सीखने को आज मिलेगा। और मैं आप सभी की तरफ से अपने जैन साहब से आग्रह करूंगा कि प्रगत मित्र के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि हमने कुछ वर्क किया है तो कैसा काम है। तो प्लीज डॉक्टर यतीश जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत लंबे समय से हमारे आदरणीय हमारे नरेंद्र जी जैन साहब से हम लोग काफी संपर्क में रहे, और महेश जी को मैं बहुत लंबे समय से नाम सुनता आ रहा हूँ। जिससे भी चर्चा करते थे आप बोलते थे आप महेश जी से जुड़े कि नहीं जुड़े। सन 1990 में के पूर्व विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ था 88 से, और उसके बाद कुछ दायित्व भी मिला, फिर लगातार कुछ अनुशांति संगठनों में रहने का मौका मिला। तो जब भी किसी से भी चर्चा होती थी तो भाई महेश जी से आपका परिचय है कि नहीं है। उनका बड़ा विशाल काम है, प्रेरणा स्रोत में आप हमारे हैं, और आज हम लोग साक्षात आपको देख पा रहे हैं। आपका पूरा वृत्तांत और कार्य हम लोग आज सुनेंगे, देखेंगे। जैसा भी हमारे मथुरेश भाई ने बताया कि सन 1990 में मैं पर्यावरण विज्ञान विभाग में पदार्पण हुआ मेरा 89 में, और फाइनल ईयर में हम लोग ने तय किया कि अगर इन्वायरमेंटल साइंस से पढ़ाई करनी है तो एक संस्था भी एक होना चाहिए जिसके माध्यम से हम पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकते हैं। तो 5 जून 1990 को एक हम 3-4 लोगों ने, हमारे मथुरेश जी हैं इंदौर में, विवेक जी हैं, और हमारे से साथी लोगों ने मिलकर एक गठन किया प्रकृति मित्र के नाम से। फिर 1995 में इसको बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया, और फिर इसको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इसको मान्यता मिली, और उन्होंने एक वाटर टेस्टिंग किट हम लोगों को प्रोवाइड की। एक वाटर टेस्टिंग किट के माध्यम से हम लोगों ने जबलपुर में जहाँ टेस्टिंग की सिविल लाइन में साइंस कॉलेज के आसपास, और रिपोर्ट जब पेपर में दी तो एकदम से सबका आकर्षण पड़ा कि यार यहाँ तो इतना पॉल्यूटेड वाटर है। क्योंकि उस समय इतना अधिक, क्योंकि रिपोर्टिंग होती है गवर्नमेंट बॉडी में, लेकिन उसको प्रचारित नहीं किया जाता क्या चल रहा है। और फिर इस तरह से हम लोगों का आगे बढ़ना हुआ। मुख्य कार्य हम लोग का पर्यावरण अवेयरनेस और उससे रिलेटेड था। कहीं कहीं हम लोग वृक्षारोपण और इस तरह से अपने तालाबों को बचाने का काम करते थे, अलग अलग मोर्चों पे हम लोग लगते थे। फिर ऐसे चलते हुए 2018 में यहाँ स्मार्ट सिटी जबलपुर जब बनी तो स्मार्ट सिटी वालों ने संपर्क किया, और यहाँ मदन महल पहाड़ी है, वहां पर अतिक्रमण था। अतिक्रमण को अलग करके पुनः उसको जंगल क्षेत्र में परिवर्तन करना था। तो उसमें प्रकृति मित्र को भी उन्होंने 1.5 एकड़ का प्लॉट दिया, कहा इसको अपन को पूरा वापस जंगल में कन्वर्ट करना है। तो आप सभी के आशीर्वाद से उसमें संस्था के लोगों ने मिलकर कार्य किया, बहुत सारे, और जो हमारे शैक्षिक संस्थान थे उन लोगों को भी जोड़ा, और वहां जाके वृक्षारोपण का कार्य किया। और उससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो, जैसा भी मथुरेश जी कह रहे थे, हम लोग एकेडमिक कार्य तो बहुत करते हैं, लोगों को बताते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, खुद भी करते थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब सामूहिक रूप से हम लोगों ने कार्य किया तो बहुत आनंद का हम लोगों को अनुभव हुआ। और इसी तरह से प्रकृति मित्र को अनेक संस्थाओं से जोड़ा, विश्व भर की WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उसमें इनलिस्टेड है, नेरी में इनलिस्टेड है, CE सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, इन सभी लोगों से इनलिस्टेड है। और हम लोग अपना इस तरह से लगातार विगत 3 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पर्यावरण दिवस पे कर ही रहे हैं। और डॉक्टर मथुरेश जी के नेतृत्व में तो अभी हम लोग लगातार बहुत सारे कार्यक्रम प्रकृति मित्र के बैनर में कर रहे हैं। और लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय महेश जी हम लोगों को संबोधित करेंगे, जो वास्तव में पर्यावरण को हमें किस दिशा में ले जाना है। इन सब बातों के साथ एक और मैं कहना चाहूंगा, सन 97 में मेरी जब PhD पर्यावरण में कंप्लीट हुई तो वाटर पॉल्यूशन पे ही वर्क था। तो एक विचार उसमें मैंने कोट किया था, और उसको मैंने मिनिस्ट्री को भेजा कि हमारे यहाँ जो मूर्ति विसर्जन का कार्य होता है दुर्गा जी का, गणेश जी का, तो क्यों ना किसी वाटर बॉडी के पास में एक आर्टिफिशियल टैंक बना दिया जाए और सारे हम उसमें करें। क्योंकि रोकना तो परंपराओं को आसान नहीं है, लेकिन उसका विकल्प देना पड़ेगा। नर्मदा जी के किनारे भी जहाँ पे हम लोग दुर्गा जी को सराहते हैं, वहां पे एक आर्टिफिशियल टैंक बन जाए। और देखते देखते प्रयास करते रहे, हम लोग मेमोरेंडम भेजते रहे। अब हमारे जैसे और भी अनेक लोगों ने इस तरह के सुझाव दिए होंगे, लेकिन अभी देखने में आ रहा है जबलपुर में तो यह संभव हुआ है कि आर्टिफिशियल टैंक नर्मदा जी के किनारे भी बने हैं, और यहाँ जो तालाब में जहाँ विसर्जन होता था उसके बाजू में भी एक आर्टिफिशियल टैंक बना है। तो ऐसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कार्य हम लोग ने किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसका दायरा और बड़ा हो, और आदरणीय महेश जी हम लोगों को और मार्गदर्शन देंगे हम लोग कैसे कार्य करते हैं। छोटी सी भूमिका के साथ मैं
विराम लेता हूँ। और मथुरेश जी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जैन। मैं अब सर को महेश जी को बुलाने से पहले हमारे साथ पर्थ ऑस्ट्रेलिया से हमारे सीनियर आदरणीय संजय ठाकुर जुड़े हैं, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर के जीवन परिचय, वैसे सबको पता है लेकिन बहुत से लोगों को सर के बारे में शायद कम जानकारी होगी, तो सर का जीवन परिचय बताएं। तो आदरणीय संजय ठाकुर सर जियोलॉजी से एमएससी है और वहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आदरणीय प्लीज। थैंक यू मथुरेश, और सभी को नमस्कार, शर्मा जी को नमस्कार। तो परिचय तो थोड़ा थोड़ा सबको पता लग ही गया, बाकी हम सब लोग आपके बारे में जानकारी लेंगे ही, लेकिन अभी आज के संदर्भ में, आज के लिए कि सच बात है कि ऐसे करोड़ों में एक जो होते हैं जो समाज के बारे में बहुत जागरूक होते हैं और ना अपनी वो जो विधा है उनके अंदर जो स्किल है उसको समाज के काम में अपनी सारी चीजें छोड़ के, व्यक्ति के छोड़ के लग जाते हैं। सौभाग्य है हम सबका कि आप हमारे बीच में हैं। तो शर्मा जी के विषय में उनका थोड़ा सा परिचय जो है वो दतिया जिले के घुक्सी गांव से हैं। आपका जो गांव है वो पीताम्बरा पीठ करीब होने से बहुत जल्दी आप जो है बहुत जो समाज सुधारक हैं और चिंतक जो होते हैं समाज के बीच में, उनके साथ में मिलना जुलना हुआ, तो आपका होराइजन वहीं से बड़ी जल्दी उम्र में बढ़ना शुरू हो गया। बाद में आपने ग्वालियर यूनिवर्सिटी से बीए किया और 1978 में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। आपने बड़ा काम शुरू किया 1998 में। विद्या भारती के माध्यम से आपने तरुण युवाओं को प्रेरित करके उनको शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक किया, कुछ उल्लेखनीय कार्य किए वहां पे, और उसी से कंटिन्यूएशन करते हुए आपने एक वनवासी कल्याण आश्रम में महामंत्री का पद निर्वहन करते हुए झाबुआ मूव किया आपने। और झाबुआ में रहकर फिर आपने जो वनांचल से संबंधित जो आपका दृष्टिकोण वहाँ साक्षात्कार हुआ और उसमें आपको जो नए विजन आए उसको आपने सर्वांगीण ग्राम विकास के कॉन्सेप्ट को लेकर अभूतपूर्व काम किए। आपने शिव गंगा ग्राम विकास परिषद संस्था का निर्माण किया और उसके माध्यम से लगातार आप तब से पूरा उस झाबुआ के वो पूरे क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आपका जो मिशन है, आपका जो मोटो है, आपने उसको नाम दिया जन जल जंगल जमीन जानवर। कंप्रहेंसिव जो आपकी सोच है, जो सारा एनवायरनमेंट में जितने भी हम क्रिएचर्स हैं, चाहे ह्यूमन हो या एनिमल्स हो या जो हमारी प्रकृति के दूसरे एलिमेंट्स हैं, सबको आपने जो जिस तरीके से समाहित करके और पूरी कम्युनिटी को ऊपर ले जाते हुए जो आपने देश की और धरती माता की सेवा की है, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। आपको इन्हीं सब जो उल्लेखनीय कार्य, जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं आपने, भारत सरकार ने इसको देखा, इसको ऑनर किया, इसको एक्नॉलेज किया और आपको मानद उपाधि पद्मश्री से सम्मानित किया 2019 में। हम सब आपके रीडी हैं, हम पूरी जनरेशन से रीडी रहेंगी जिन्हें जो इसका फायदा लेंगे। और आज हम सब लोग यहाँ सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे बीच में हैं और आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो आपके संघर्ष भी होंगे, कैसे उनसे आप ऊपर आए और कैसे आपने लोगों को समाहित किया, कैसे ये मूवमेंट तैयार किया। तो इसके साथ ही मैं मथुरेश जी के माध्यम से आपको पुनः नमन करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर। सर जैसे आपने बताया, सर का काम जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर और नव विज्ञान आदि विधाओं में, मतलब मल्टी फेसेड आपने सर काम किया। आपके मतलब कहना चाहिए हाथी के पाँव में सबका पाँव, ऐसी कहावत आपके साथ चरितार्थ होती है। आपकी छत्र छाया में बहुत सारी विधाएं आती हैं और जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो जब सर से मैंने निवेदन किया कि सर आप हमारे वेबिनार में आए और बोलें, तो सर ने कहा मैं बोलूँ क्या? तो मैंने कहा सर आप कुछ भी बोलेंगे हमारे लिए एक आशीर्वाद होगा, हमारे लिए सुवचन होंगे। तो और बाकी समय की मर्यादा है हमारे पास सर, 1 घंटा है। तो अब 1 घंटे में तो मैंने सर से कहा, इस समय बहुत ज़्यादा ज्वलंत समस्या है जल की, जल संवर्धन की, जल सहेजने की, संवर्धन से समृद्धि लाने की। क्योंकि आज बहुत सारी आबादी बहुत ही दुर्गम स्थिति में रह रही है। उनको कैसे इवन हम लोग भी दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद जैसे रीजन में जल की भारी समस्या है। तो वही सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि, और फिर सर ने कहा जो मैंने वर्क किया है उस बेस में
उसी के आधार पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इसमें हम काम कर सकते हैं और कैसे आप लोग इसमें काम करके आगे बढ़ सकते हो और आपकी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। तो आदरणीय महेश जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आपसे मैं सबकी तरफ से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मंच संभालें और आप हम लोगों को अपने वाणी से कृतार्थ करें। तो आदरणीय महेश जी। जी, सभी को नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार। मुझे तो ये मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि प्रकृति के अंदर आप सब काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो हम भले ही एक दूसरे से दूर हों पर वास्तव में मिल के काम कर रहे हैं। और जैसा मेरे परिचय में संजय जी ने बताया, तो मैं उसको एक सकारण उल्लेख करना चाहता हूँ कि आपने भावना के रूप में बताई जो बातें, तो मुझे जो सौभाग्य मिला, मैं बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में जब था गांव में, तो हमारे जो शिक्षक थे सोहन सिंह जी, वो आज़ादी के आंदोलन के तुरंत बाद की बात है। मेरा जन्म तो देश की आज़ादी के 10 साल बाद हुआ है, और उसमें 5 साल जोड़ दो, तब से हम जाते थे। तो वो जिस ढंग से पढ़ाते थे, वो असल में शिक्षक के साथ वो युवकों में एक देशभक्ति भरते थे। मुझे आज भी उनकी पढ़ाई की बात याद है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये हम झंडा यात्रा निकालते थे। तो मेरे ऊपर संस्कार रहा। भारत, जब हम कुछ गांव को भी ठीक से नहीं समझते थे, तब उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सदा प्रेम सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, ये नया गीत नहीं था, पर हमने दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में झंडा लेके चलते थे। फिर आपने पीतम्बरा पीठ का उल्लेख किया, दतिया में वो स्वामी जी चंद्रशेखर आजाद के साथी, उनने कभी नाम नहीं बताया, पर हम चूंकि वहां रहते थे तो भी छोटी छोटी घटनाएं बताते थे। तो उस समय देशभक्ति के लिए कितना बलिदान करना चाहिए, वो घटनाएं हमको मिलती थी। और वो मेरी आयु 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक। फिर मैं 11वीं में पहुंचा तो मुझे वहाँ 2-3 ऐसे सर मिल गए। हिंदी के तोमर चाचा के नाम से थे, प्रोफेसर रत्नेश थे, केवीएल पांडे थे, मानस मरवा के डॉक्टर हरिहर निवास जी थे। ऐसे लोगों के साथ में ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ से एक पौधा विकसित हो रहा और उसे हर तरह की खुराक मिल रही हो। फिर मैं 1974 में विद्यार्थी परिषद में आ गया। तो विद्यार्थी परिषद में वो राष्ट्रीय विकास है। तो राष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति की भूमिका क्या होना चाहिए, ये धीरे धीरे ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कोई अलग से कुछ किया। फिर मैं 78 में बीए करने के बाद सर में प्रचारक बन गया। प्रचारक बना तो देश और देशभक्ति के लिए क्या करना, एक एक व्यक्ति के अंदर, हम देशभक्त हैं तो देशभक्ति की पहचान क्या है कि हम क्या काम करें तो हम देशभक्त कहलाएंगे, केवल देशभक्त होने से थोड़ी, तो क्या करने से हम देशभक्त हैं। तो वो सब बातें सुनने को मिली। तो एक प्रकार से बचपन से हमारे माता पिता के यहाँ भी हम छोटे हो गए तो उनकी जो बातें थी कि नहीं, कोई मांगने वाला भी आ रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, लेकिन आप देने में उसको दीनता मत दिखाओ, उसको ऐसा बना दो कि दोबारा वो किसी के घर मांगने नहीं जाए। ये हमारे पिताजी का बचपन से था और हमको वो हमेशा कहते थे कि भिखारी आ रहा है, मतलब उसकी मजबूरी है, पर आपका सौभाग्य है उसको सहायता करना। तो ऐसे जो संस्कारों में विकास का अवसर मिला और आज भी मैं आपके साथ मिलता हूँ या अनेक कारणों से लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मुझे तो ये बड़ी प्रेरणा मिलती है। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि ये काम मैं अकेला कर रहा हूँ, इतने सारे लोग हम सब मिलके एक काम कर रहे हैं। और डॉक्टर जायसवाल जी से जब मैं बात कर रहा था तो उसमें मेरे अनुभव ही मैं बता सकता हूँ झाबुआ में आने के, क्योंकि एक लंबा सा समय झाबुआ में हो गया है। उसका थोड़ा सा वृत्त आपने सुना, सचमुच वो वृत्त मुझे अभी आपके सुन के ध्यान आया। 1,11,000 कंटूटेंट तो सिर्फ एक स्थान पर है, वो तो ऐसी कई लाखों हैं उसी, वो तो एकमात्र हाथी पावा पर है। तालाब बड़े हैं, वृक्षारोपण, वो 77,000 तो मैंने बहुत पुराने समय की थी, वो तो इसी साल हमने अभी 30,000 पौधे बड़े करके दिए। हर साल होते हैं उसको 1-1 लाख पौधों से बड़े। तो ये काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं कर सकता। तो जो जिस कारण से ये संभव हुआ है, उन बातों के लिए डॉक्टर मथुरेश जी से जब मैं बात कर रहा था, ये जो संभव हुआ है उसके पीछे जिन बातों को हमने ध्यान दिया, जिनके प्रति हम आग्रही बने और जिस कारण से वो अवस्था बनी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो कम समय में हो जाएगी। शिव गंगा ये जो संस्थापक हैं, ऐसे तो मेरा ही नाम बोलते हैं, मेरे साथ में था,
मैं हर्षित चौहान है, जो जनजाति क्षेत्र के 1984 में उन्होंने IIT दिल्ली से एमटेक किया। उसके बाद उस समय उनके लिए सारे अवसर थे, शासकीय सेवा में, व्यावसायिक सेवा में, विदेश सेवा में जाने के, पर उन्होंने नौकरी नहीं की, व्यवसाय नहीं किया, और 84 से लेकर के वो जनजाति समाज के प्रति काम कर रहे थे। और मैं 98 में जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि जिस समाज में आप काम करना चाहते हैं वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से, वो भी उसमें थे, वो मंत्री थे, मैं महामंत्री था, वो संघ के विभाग कार्यवाह थे, मैं संघ में प्रचारक था। तो ऐसे कई एकताएं थी विचारों की, व्यवहार की। तब पर उन्होंने ये कहा कि जिस समाज के उन्नति के लिए आप काम करना चाहते हैं तो उसमें उस समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, ये अच्छे मन से देखना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास प्रचारक होने से पूर्ण समय था और पिछले बहुत सालों का मेरा अनुभव भी था, क्योंकि 1978 से मैं प्रचारक था और 98 मतलब 20 साल तो रह ही चुका था उस समय तक, तो अनुभव था मुझे। तो वहाँ झाबुआ के अंदर जब मैं गांव के अंदर गया तो झाबुआ की जो छवि थी वो बहुत खराब थी। आदिवासियों के प्रति भ्रम बहुत था, चोर हैं, डकैत हैं, मक्कार हैं, आलसी हैं, सरकारी आरक्षण लेते रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बैंकों का पैसा नहीं लौटाते, बिजली विभाग का नहीं लौटाते। तो ये बहुत नका, आज भी वैसे ऐसी छवि है, कोई बदली नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने एक बार सुन लिया वो जिंदगी भर ये कहानी सुना। तो ऐसी सारी छवियां थी। और जब मैं वहाँ गया, गांव में जाने का मुझे अवसर मिला, तो मुझे एकदम उल्टी तस्वीर दिखाई। उनका जीवन मूल्यों के प्रति दिखाई दिया मुझे कि उनके जीवन मूल्यों में वो कभी भीख नहीं मांगते, कितने भी दीन अवस्था में हो, उनको बहुत 50% से 110% ब्याज तक उनको कर्ज मिलता है। और वो कर्ज 1 लाख लिया तो 1.5 लाख देना है, नहीं 50% हो गया। 1 लाख लिया है और 2,10,000 वापस करना है, तो ये और बड़ा ब्याज हो गया। ये अन्याय को होते हुए भी कभी शिकायत नहीं करते। पूरा परिवार मजदूरी करने जाता है, पूरा पैसा लौटाता है, 3-3, 4-4 पीढ़ी में लौटाता है, और कभी भी वो ये नहीं बोलते कि मैं पैसा कितना दे चुका हूँ। मैंने 10,000 के वो 5-5 लाख दे चुका होता है, फिर भी उसके मन में शिकायत नहीं आती। तो अब क्या मजबूरी में ऐसा कर रहा है कि अज्ञानता में ऐसा कर रहा है? तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि अज्ञानता नहीं है, उसे पता है, सब पता है कि मेरे से ब्याज ज्यादा लिया जा रहा है, मैं मजबूर हूँ, पर मैं मजबूरी से अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रहूँ। ये मैंने वहाँ पे देखा। मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे की संकट में सहायता करने के लिए जी जान लगा देते हैं। मेरे जैसे अपरिचित व्यक्ति के साथ जुड़ने के लिए दिन भर दूसरे गांव जाते हैं, जितने लोग आ जाएं, जैसी अवस्था में आ जाए उनकी सहायता करते हैं। तो हर्ष जी चौहान जो स्वयं जनजाति समाज के थे, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, इंदौर में इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे, फिर IIT दिल्ली में गए, तो उनके अपने छात्र जीवन के अनुभव थे। उसके आधार पर वो सोचते थे कि हमारे समाज में जो विशेषताएं हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, और जो हमारी कमियां हैं वो भी किसी ने एक बार देख ली तो जिंदगी भर उसका प्रचार है। और वही प्रचार हो रहा है, क्योंकि वे तो स्वयं जा ही नहीं रहे ना देश में, वो तो झाबुआ से बाहर ही नहीं निकलते। तो उनके जो प्रवक्ता हैं उनकी अच्छाइयों का प्रचार तो तब होगा जब कोई अच्छा से वाकिफ होगा। तो जब मैं वहां गया और मुझे उनकी अच्छाइयां निकली, तो मैं संघ में प्रचारक था, संघ अखिल भारतीय संगठन था, उसमें जब हमने बातचीत शुरू की तो वहां पे भी इसका विवाद था। अरे हम लोग क्या पागल हैं जो इनको सुधारने की बात कर रहे हैं, और आप कोई नया स्कीम लेकर के आए हो क्या, हमको पता है कैसे। तो ये भ्रांत धारणाओं वाला जो वातावरण था, उसके कारण से उनकी मदद नहीं मिलती थी, उनका सहयोग नहीं मिलता था। उनका मतलब जनजाति क्षेत्र के भी लोगों का वो दूरी बना के रखते थे, और बाहर से आने वाले व्यक्ति को वो सोचते थे ये हमसे फायदा ले जाएंगे और हमको ठग ले जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति उनमें लालच जगाता, हर व्यक्ति उन्हें धनवान बनाने की बात करता, हर व्यक्ति उन्हें एम्पावर करने की बातें बताता, और अंततोगत्वा वो फंसते। अंततोगत्वा उनकी जीवन यात्रा दूर से दूर होती जाती। तो ऐसी स्थिति में जब हरजी ने मुझे कहा कि आप इसको देखिए, समझिए, तो 3 से 4 साल तक घर घर जा करके उनके साथ रह करके उनकी जो समाज की स्ट्रेंथ थी वो ध्यान में आई। फिर हम 2004 में 98 से लेकर के और 2004 6 साल तक वहाँ 1320 गांव थे, उनमें
720 गांव के करीब 6 से 7 हजार उनके फलिए थे, उनमें जाने का मिला, बार बार भी जाने का मिला, कई में एक ही बार गए, उनको बुलाने गए, उनके साथ गए, और ऐसा लगा कि हमारे जो अप्रोच है उसमें एनजीओ के रूप में, समाज सुधारक संस्था के रूप में, शासन प्रशासन की इकाइयों के रूप में, सीधे शासन की प्रशासनिक इकाई, सीधे शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी के रूप में जो अप्रोच है जनजातीय क्षेत्र में, वो बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। वो कभी भी समाज में स्वीकृति देने वाली नहीं है। और हम भी जो अप्रोच लेके गए थे कि हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको नौकरी दिलाएंगे, हम उन्हें आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करेंगे, तो हमारी अप्रोच और उस समय जो अप्रोच चल रही थी समाज के साथ जुड़ने में, उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन 2004 में हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया कि हम ना किसी व्यक्ति को पढ़ाने में मदद करेंगे, ना किसी को धनवान बनाने में मदद करेंगे, ना ही हम उसको किसी तरह से उन्नति में मदद करेंगे। और ये बात हरजी से आप कभी मिलेंगे, अब तो वो दिल्ली में रहते हैं और अभी तक तो यहीं थे, क्योंकि अभी फरवरी में ही वो अनुसूचित जनजाति आयोग का उनको अध्यक्ष बनाया राष्ट्रपति जी ने, तो वहाँ पर हैं अभी। लेकिन तब तक तो वो अभी यही थे, झाबुआ में उनका इंदौर में आना जाना था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बात करने का विषय आप थोड़ा बदल के देखिए। तो बदल के क्या देखा कि गांव की समृद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गांव को समृद्ध करें। तो उसका पहला जो प्रयोग हमने किया, जो मैंने जायसवाल जी को बताया था कि मैं अपने प्रयोग आपके सामने बताऊंगा, मैं वो प्रयोग में ये किया कि हमने छोटे छोटे 4-4 दिवसीय वर्ग लगाते थे 2004 से, जिसका हम नाम रखते थे वनांचल सशक्तिकरण। व्यक्ति का नहीं, वनांचल पूरे एरिया का सशक्तिकरण। वो सशक्ति क्या होना चाहिए, तो उसमें जो जायसवाल जी ने उल्लेख किया था कि स्वावलंबन का आधार है स्वाभिमान। अब ये समझाना है हमको कि स्वाभिमान और स्वावलंबन। तो मैं अनेक बार उदाहरण देता हूँ कि कलेक्टर को आपने कोई जिला दिया, वो अपने मंत्री से बोलता है कि मुझे ये जिला नहीं दूसरा जिला चाहिए। सामर्थ्य सबसे बड़ा है भारत में, आईएएस से बड़ा कोई अधिकारी नहीं, और कलेक्टर का पद मिल गया उससे बड़ी कोई उसकी चाहत नहीं, लेकिन वो असंतुष्ट है। उसे लग रहा है अभी मेरी शक्ति कम है, कारण स्वाभिमान नहीं। स्वावलंबी आर्थिक दृष्टि से हो, लेकिन जीवन में वो परावलंबी है। वो मंत्री के मुखापेक्षी है, और मंत्री मुख्यमंत्री का मुखापेक्षी है, और मुख्यमंत्री जनता का मुखापेक्षी। तो भाई स्वावलंबी कहाँ हुआ? व्यापारी है, वो सोचता है कि राजनीति में टैक्स बहुत लगे हुए हैं, वो उससे अपनी संवेदनाएं, अपनी दयनीयता बताता है। तो इतने धनवान होके भी जाए नहीं, ज्ञानवान होके भी जाए नहीं, प्रोफेसर है तो वो प्रिंसिपल के अधीन है, मुझे ये क्लास नहीं मिली, मुझे वो दे दी। तो काम करने के प्रति उसके मन में कोई उल्लास ही नहीं, कारण स्वाभिमान की कमी। और स्वाभिमान आ जाए तो आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं, और बिना मांगे, बिना मेरे पास ही बहुत कुछ है देने लायक, मेरे पास इतना है कि मैं दुनिया को बांटूं, सारी दुनिया भरपूर हो जाए और मेरे पास बचा रहे, जितना बांट दिया उससे ज्यादा बचा रहे। लेकिन मनुष्य को एहसास नहीं होता, क्योंकि उसमें स्वाभिमान को लुप्त कर दिया जाता है। प्रशासन ऐसे फॉर्म भरवाता है, ऐसे दस्तखत करवाता है कि जिसमें आपका स्वाभिमान पूरा नष्ट हो जाता है। तब हरजी ने कहा कि हम व्यक्तिगत उन्नति के लिए कुछ नहीं करेंगे, गांव की उन्नति के लिए करेंगे। तो जो 4 दिवसीय प्रशिक्षण था उसे हमने 7 दिवस का एक प्रयोग किया। उसमें कृषि विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, इंदौर का कृषि महाविद्यालय, उसमें जब गए तो हमने करीब 300 लोग थे ग्रामीण। उनसे पहली बात करी कि कोई भी व्यक्ति अच्छी खेती देकर, अच्छे बीजों को देकर, अच्छी फसल देकर, यदि उसके मन में आ जाए कि मेरी खेती ऐसी हो जाए, वो यहाँ से घर वापस लौटे। किसी को भी ये लगे कि मैं मेरे घर में ऐसी खेती कर सकता हूँ, गेहूँ, चना, फलियों का ऐसा, उसे ये देखना है कि मेरे गांव में ये कैसे हो सकता है। वन विभाग में जाएंगे और भी अनेक स्थान पर जाएंगे, तो उसे ध्यान में रखना है कि ये व्यवस्थाएं मेरे गांव में कैसे हो जाए, वही व्यक्ति हमारे साथ चले। तो हमने ऐसा प्रयोग शुरू किया, और करीब 2,500-3 हजार लोगों में से छटते यानी उन्होंने कहा फिर हमें क्या फायदा, तुम्हें फायदा नहीं, हटो, आप फायदा लेने के लिए नहीं जा रहे हो, गांव को समृद्ध करने जा रहे हो। ये अप्रोच कि हमको फायदा चाहिए, ये वाले आना ही नहीं चाहिए। आप तो गांव को समृद्धि करना, मुझे देना है, मेरे पास समय है, समय देना, धन है, धन देना है, ज्ञान है तो ज्ञान में भी धैर्य चाहिए ज्ञानवान को। तो हर चीज को आपको प्रयोग करना है कि गांव के लिए क्या करना। तो ये हमने लेकर के हम बसों में बैठ कर गए। सबसे पहले ट्रिप हमारी कृषि महाविद्यालय में थी,
वहां लोगों ने देखा और वही बात आई, यार ये अपने गांव में ये फसल हो सकती है। वन विभाग में गए तो वहाँ पौधे थे, उसमें होता ये हमारे गांव की नदियों के किनारे पेड़ लग सकते हैं, ये हमारे खाली जगह में लग सकते हैं। वो वातावरण चेंज था और उसमें हमारे जो चीफ कंजर्वेटर थे उन्होंने कहा कि ये अलग टाइप के लोग आए हैं, हमारे पास इतने लोग आते हैं पेड़ मांगने के लिए, पर ये कह रहे हमारे गांव में लग सकता है। इसी तरह से कृषि महाविद्यालय में बोल रहे थे कि हमारे गांव में ये फसल हो सकती है, हमारे गांव में इतना पानी है तो ये कौन सा बीज चाहिए, हमारे गांव में इतने तालाब से इतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अर्थात उनकी टॉकिंग पॉइंट्स के बिंदु बदल गए थे, केवल एक बात करने से कि मेरे लिए नहीं, गांव की समृद्धि के लिए मैं चाह रहा हूँ। तो ये जब हम लौट करके आए और उसके बाद शुरू किया, तो ये जो जल का अभियान है ये वस्तुतः शिवगंगा द्वारा शुरू किया हुआ नहीं। ये इस बात में से निकला कि झाबुआ में उस समय जो कलेक्टर थे उनसे मैंने बातचीत करके ये पूछा कि लोग बोलते हैं पलायन पलायन पलायन, तो मैंने कहा पलायन करके तो आप भी आए हो, अभी जो नौकरी करने के लिए कहाँ रहते हो और कहाँ नौकरी करने यहाँ आ गए, पर आपके किसी भी कलेक्ट्रेट में 300 कर्मचारियों को कोई पलायनवादी नहीं बोलता। खैर जो आप बोल रहे हैं पलायन होता है, बोले 60% पलायन है, ये सब लोग मजदूरी करने जा रहे थे। मैंने कहा ये पुरुषार्थी लोगों को जब आप पलायन कहते हो तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी और उनके खुद के मानसिक में क्या परिवर्तन आता होगा, तो उनको भी थोड़ा लगा। तो वो जैसे आंकड़ा बताया कि उस समय 6 लाख लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल में ऐसे मजदूरी करने जाते थे और वहां से उस समय 800 करोड़ रुपया कमा के लाते थे झाबुआ के अंदर, और पहले ही मास में ब्याज में चला जाता, फिर फकीर हो गए, फिर से कर्ज ले लिया डबल और फिर चले गए। तो ये जब हुआ तो गांव के अंदर हमने व्यक्तियों के दुख की जगह अप्रोच क्रमांक 2, पहली अप्रोच कि अपने लिए नहीं करना, गांव को समृद्धि करने के लिए सूत्र ढूंढना। दूसरी अप्रोच ये कि अपने दुखों की जगह गांव का दुख बताओ। तो हमने ऐसी मीटिंग कर रहे थे गांव में जाके, तो गांव के दुख क्या है, तो गांव का दुख है समझो गांव एक जीवित इकाई, वो हम घर घर जाके संवाद करते थे कि गांव में तो एक जीवित इकाई है, तो गांव में चिकित्सा का अभाव है, गांव में स्कूल नियमित नहीं लगते, शिक्षक है उसका अभाव है, बैठने की जगह नहीं है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, पुलिस कानून और उसका कोई संबंध नहीं है, उसके पावर का दुरुपयोग बहुत ज्यादा है, उसके कारण तितर बितर बहुत होते हैं, हमारे समाज में दुराचार बहुत होते हैं, और इनके दुखों के कारण हम लोग हमेशा भागते रहते हैं और मानसिक रूप से पीड़ित हैं। और वो सबसे बड़ी पीड़ा है कि बैल छोड़ के जाना, बच्चों की पढ़ाई छोड़ करके जाना, 6 महीने बाहर रहना, तो हमें घर उजड़ा मिलता है, हर मेहनत हमारी पूरी की हुई वो शून्य पे आ जाती है। तो उसमें हमने कहा कि ये घर छोड़ के बाहर जाने की हमारी मजबूरी क्या है। भाई मजदूरी करना तो कोई बुरी बात नहीं है, हर व्यक्ति अलग अलग, कोई बौद्धिक मजदूरी कर रहा है, ज्यादा बुद्धिमान है तो वैज्ञानिक मजदूरी कर रहा है, और ज्यादा बुद्धिमान है तो प्रशासनिक मजदूरी कर रहा है। मजदूरी माने पेट पूजा या जीविकोपार्जन के लिए काम करना, ये तो कोई बुरी बात नहीं, हर व्यक्ति को करना चाहिए, व्यवसाय करना ही चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो हमने कहा मजदूरी करना तो गौरव की बात है, ये कोई पलायन नहीं, इससे भी बड़ा असर पड़ा। फिर साथ में ये कहा कि आखिर हमें घर में ये काम क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ वर्षा आधारित फसल होती है, दूसरी फसल होती नहीं, क्योंकि ढालू जमीन है, पानी गिरा। तो वहां उस समय के जो वर्षा के विशेषज्ञ थे इंदौर में, उनसे मैंने पूछा कि ये झाबुआ में वो रहे भी थे प्रारंभ में, तो उन्होंने कहा कि 7% पानी अमूमन वर्षा का जमीन के अंदर जाता है, लेकिन झाबुआ में ढाल होने के कारण इतना भी नहीं जाता, सामी बह जाता है, और मात्र 15% पानी यदि जमीन के अंदर चला जाए तो इतना पानी हो जाएगा। वो तो उन्होंने पूरे देश के लिए कहा ये बात, और मुझे बहुत से आंकड़े ही बताए कि पानी यदि हो जाए तो यहाँ 12 मास पानी मिल सकता है, लेकिन ये जो 12 मास पानी है ये सरकार की सहायता से नहीं मिल सकती। ये हरजीत चौहान हमारे हमेशा बोलते थे कि सरकार केवल पैसा दे सकती है, मनुष्यों को नहीं जोड़ सकती, और मनुष्य में जब तक अपनेपन का काम नहीं आएगा तब तक वो ताकत नहीं लगाता है, तब तक वो खींचते रह जाते हैं। जैसे व्यापारी कम धन लगा के ज्यादा कमाना चाहता है, मजदूर कम समय लगा के ज्यादा कमाना चाहता है, नौकरी वाला भी कम दिन लगा के फुल पेमेंट लेना चाहता है। तो ये मानसिकता है कि मैं कम इनपुट लगाऊं और आउटपुट ज्यादा लगे। तो सामाजिक कार्य में तो बहुत अधिक इनपुट लगाना पड़ेगा, वो भी खुद का। तो वैसी स्थिति में हम पानी रोक सकते हैं,
ये बात आई कि यदि 2 बार फसल होने लगे तो हमारा ये जो बाहर जाने की मजबूरी है वो मजबूरी घट जाएगी और वही मजदूरी हम खेत में करेंगे, गांव में करेंगे, तो ये हमारा बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी, पशुपालन अच्छा होगा और एकदम स्थिति बदल जाएगी। तो गांव का सबसे बड़ा दुख आया जल की कमी, और जल की कमी के लिए क्या करना चाहिए, तो वहां एक परंपरा थी हलमा। उस हलमा परंपरा में किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो जाए तो पूरा गांव उसके कष्ट निवारण के आता था। जैसे गर्मियों में लोग मिट्टी का घर बनाते थे और टूट जाते थे कई बार, अब उसे बनाना है तो परिवार बनाता था, एक आध दो रिश्तेदार आ जाते थे, पर कई बार बनाते बनाते उनका जो एस्टीमेट है समय का, धन का, वो खत्म हो जाता था। तो वर्षा आ रही है, पूरा उजड़ जाएगा, इसका सूखा अन्न भी खराब हो जाएगा, लकड़ी गीली हो जाएगी। तो वो एक कॉल, और गांव वाले भी बोलते थे तुम बुलाओ हम सब आएंगे, तो एक कॉल का नाम था हलमा। तो वो जाके बोलता था कि मेरे घर में हलमा करने आओ। तो लकड़ी वाला सुथारी का काम, लोहारी का काम, कवेलू चढ़ाना, खपरे लगाना, इसका काम, दीवार में कोई भी काम, वो सब आए और सुबह से आकर के काम किया, रात में रुके, लाइट लगा के किया, और जो महीने भर का काम बचा हुआ है वो उसे 5 दिन में पूरा कर दिया और सब चले गए। थैंक यू की भी इच्छा नहीं, माने थैंक यू भी कोई दे, ये भी उनके अंदर इच्छा नहीं। तो ये भी एक बड़ी पारमार्थिक परंपरा वहां गांव-गांव में जीवंत थी, है सब जगह भारत में, पर सबसे जीवंत झाबुआ में थी। तो हमने बातचीत करके कहा कि क्या पानी रोकने के लिए, गांव में तालाबों में पानी भरने के लिए क्या हम हलमा के द्वारा वर्षा का पानी रोक सकते हैं क्या? तो वहां आया ये बात आई कि बुलाएगा कौन? भाई गांव का मुखिया, सरपंच की तो कोई बात मानता नहीं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं, और वहां गांव में एक तड़वे होता है जो परंपरागत मुखिया, एक राजा जैसा होता है, वो भी संस्था लगभग भंग हो गई जब से सरपंच बनना शुरू हुए और उसमें डिस्प्यूट बहुत आ गए। तब फिर वहां गांव के अंदर शिव और हनुमान की मूर्तियां वो पूजा करते हैं नैसर्गिक रूप से, और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पूजा यही होती है झाबुआ अंचल के वीरों द्वारा। तो हमने कहा कि भाई शिव जी बुलाएंगे ना, शिव जी बुलाएंगे, तो उसमें हमने कागज पे लिख दिया शिव जी का हलमा। जैसे महेश शर्मा का हलमा है या हमारे जानू भाई का घर बनाने का हलमा है, उसके लिए कहा उद्देश्य है धरती माँ की प्यास बुझाने के लिए शिव जी का, धरती माता की प्यास बुझाना, मेरे लिए पानी नहीं चाहिए, धरती माँ की प्यास बुझाना। वो इतनी उनके अंदर थी। एक दिन मैं गांव में भाषण सुन रहा था और वो भाषण सुनते समय एक व्यक्ति बोला था एक गांव में, मैन मेरी गगन देवी, मैन मेरी पवन देवी, मैन मेरी धरती माता। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या है? बोले देखो हम लोगों की पंचतत्व बता रहा था, गगन, पवन, अगन, धरती और जल, ये हमारी माँ है। तो उसके प्रति जो श्रद्धा भाव था, यानी पानी में वो गंदगी नहीं करते, अरे बड़ी श्रद्धा है। तो जब हमने कहा कि धरती माता की प्यास बुझाना है, बोले हाँ तैयार है, और वो हलमा शुरू हुआ। उस हलमा के में अपना 2 दिन की मजदूरी छोड़ दी। ये बड़ी बात है कि 2 दिन की उनकी मजदूरी छोड़ना, परिवार के साथ आना, छोटे बच्चों को लेकर के आना, और जहां वो काम करने जा रहे हैं जीवन में दोबारा उसके द्वारा संग्रहित जल को वो कभी नहीं ले सकते। और शहर में आए तो लोग पूछते हैं यहाँ तुम्हें फायदा क्या मिलेगा? तो वो ये बोलते कि हमारी धरती माता की प्यास बुझेगी, मेरी माँ बीमार है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसमें फायदा क्या ढूंढना, मेरी माँ खुश, मेरा होगा। ये भाव जमीन के प्रति था। तो जब धरती माता की प्यास बुझाने के लिए हलमा किया, तो वो प्रारंभिक काल में समाज को विश्वास नहीं था, उन्हें विश्वास नहीं था, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें पुरानी परंपराओं को कुरीति कह के अच्छी को भी मिटा दिया और बुरी को मिटाया। मिटाना चाहते थे बुरी, साथ में अच्छी भी मिट गई। तो हलमा के द्वारा वो काम शुरू किया और वो धीरे धीरे करके जल के लिए हलमा, पानी रोकना, हर तरह से 12 प्रकार से पानी रोका, जो ग्राम इंजीनियर वर्ग हमने GSITS कॉलेज के प्रोफेसरों के माध्यम से लिया कि किस तरह पानी रोका जाए। वो बिल्कुल आधुनिक तकनीक है, पूसा अनुसंधान संस्थान IIT मुंबई के लोगों से वो हमने ग्राम इंजीनियरों को वर्षों से वो काम करते थे, लेकिन तकनीकी बातें वो नहीं जानते थे। काली मिट्टी क्यों लगाना, मुरम कितनी डालना, कैसे डालना, ये तकनीकी ज्ञान उनको होने लगा। फिर वन, पानी हो गया तो वन लगने लगे। हम ये नहीं कहेंगे कि वन थे, हम कहेंगे वन है, और आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे पूर्वज बनना है। अप्रोच क्रमांक 3, हमें हमारे फायदे के लिए नहीं आना, हमको जो मिला
उससे बेहतर हम नई पीढ़ी को देंगे। और हमारा इसमें बलिदान हो जाए तो हो जाए पूरी जिंदगी भर, हमें मिले या ना मिले, पर आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक अच्छे पूर्वज बनेंगे। तो झाबुआ में जल, जंगल, फिर जमीन की उर्वरकता, वो भी एक यहाँ के समाज में थी कि हम विष मुक्त खेती करेंगे। जहर युक्त जो बन रहा है जिससे बीमार हो रहे हैं वो भी हम करेंगे, वो भी उन्होंने एक अभियान लिया। और जानवर और जमीन और जंगल का मेल है। फिर नवविज्ञान, आधुनिक तकनीकी आ गई थी, उसको भी हमें सहेजना है, उससे भी अपना समय बचाना है, धन बचाना है, कम समय में ज्यादा काम करना है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से गांव का संवर्धन करना। तो संवर्धन से समृद्धि, जल का संवर्धन, जमीन, जानवर और जन माने हर आयु, महिलाओं के नेतृत्व में काम करना, बच्चों को उसके लिए विकसित करना। तो ये क्या एक बड़ा अभियान है। और समय की सीमा में मुझे रखना था, तो मैं घड़ी देख रहा हूँ बार बार कि 7 बजे के पहले मैं समाप्त कर दूं, जिससे कुछ आपको भी मिल जाए। वस्तुतः मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार झाबुआ आए और झाबुआ के गांव में जाकर के आप रह करके अनुभव करें कि जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी आपको आगे मिलेगा। क्योंकि अब गांव अभी हम कोरोना कालखंड में 920 गांव में गए, जब लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, तब दूसरे गांव से लोगों के जा रहे थे, देख रहे थे, बात कर रहे थे। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर मुझे मैसेज कर रहे थे, यार गरीब ऐसे लोग कैसे हो गए। तो वो थी परमार्थ की प्रेरणा, समाज का दर्द मिटाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो जब हम किसी के दीन समझते हैं तो उसके दयालु बन जाते हैं। तो हमने कहा जो मेरे अंदर देशभक्ति है वो उसके अंदर है, जो आजादी के समय भगत सिंह में थी वो आज भी है, पर अब हम उस भक्ति को छूना नहीं चाहते। तो हम में स्वार्थ जगाओ तो हम स्वार्थी बन जाएंगे, परमार्थ जगाओ तो देश के लिए जीने वाले बन जाएंगे। तो देश को जीने वाले लोगों की संख्या झाबुआ में शिव गंगा के माध्यम से गांव गांव में बढ़ी और वो सिद्धांत को व्यवहार में बनाने में सबका सहयोग मिला। तो वो सबका सहयोग कौन सा है, जो मैंने बताया प्राइमरी से लेकर के और आप हम सब मिलके उनके बीच में हम रह रहे हैं। तो ऐसा ही वातावरण झाबुआ के अंदर निर्मित हुआ और आज गांव गांव के अंदर गांव को समृद्ध करेंगे और गांव की समृद्धि से भारत समृद्ध होगा। गांव के शक्तिशाली देश शक्तिशाली बनेगा। बेनिफिशियरी लोगों से देश कमजोर होता है, लाभार्थी लोगों से देश कमजोर, जितने लाभार्थी होंगे उतना देश कमजोर होगा। तो हमें कैसे लोग बनाना है, परमार्थी। मैं अपने जीवन में दूसरों के लिए करूं। तो ये इस तरह की हमने अप्रोच शुरू की और वो अप्रोच का परिणाम ये है कि सचमुच समाज में गांव गांव के अंदर एक आत्मविश्वास जगा और एक अच्छी पहल शुरू हुई। इसके बहुत से पहलू जो अभी मैं नहीं बता सकता। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप जरूर झाबुआ आए, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं और एक बार इसको देखें। और ये अप्रोच यदि ग्रहणीय है तो इस अप्रोच से करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत आभार सर। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि इस नेचर के पास, इस प्रगति के पास हमारे लिए, हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त चीजें हैं, लेकिन हमारे लालच के लिए इसके पास पर्याप्त चीजें नहीं हैं। हमने गांधी जी को नहीं देखा, लेकिन आज हमने गांधी जी के रूप में आपको देखा। वैसे आपको सबको बता दूं मैं कि महेश जी को झाबुआ का गांधी जी कहा जाता है। और हमारे भी सर एक हैं शख्सियत आनंदमय जी, जिन्होंने अभी मुझे मैसेज किया 1 महीने पहले, उन्होंने आपको फेलिसिटेट किया था, स्वागत किया था लायंस क्लब के तहत। अच्छा लगा सर, वो स्पेशली सुनने आए। ये हमारे मित्र हैं। और सर हमारे बीच में है गुलशन गाबा जी और हमारी कॉलोनी के हैं। और हम लोग सर आज लगभग 2 साल से कॉलोनी के अंदर वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारे द्वारा लगाए गए पौधे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो उतना नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये गुलशन जी ऐसे हैं, व्यक्तित्व के धनी है, मतलब इनको मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। इन्होंने कोरोना काल में या ऐसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो गुलशन गाबा जी आए और एक संस्था हमने बनाई है यहाँ पर सबने मिलके, पर्यावरण एक पहल, जिसके तहत अभी हम लोगों ने इस साल 1000 पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। मतलब एक ठाना है, एक संकल्प लिया है और उसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि 1000 पेड़ कॉलोनी में लगाना एक बहुत टेढ़ी पीर है, क्योंकि जगह की कीमत, जगह चाहिए और जगह का बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम समस्या है। और उस लगा तो देना पेड़ तो ठीक है, आसान है, लेकिन उसको बचाना मतलब लगातार 3-4 साल तक, वो एक बहुत मतलब कड़ा प्रयास है, बहुत कठिन कार्य है जो हम लोग कर पा रहे हैं। तो गुलशन जी प्लीज़ आप पर्यावरण एक पहल के बारे में कुछ बताएं और
अपनी समस्या भी रखें, तो हो सकता है सर के द्वारा हमें कुछ सलूशन मिले। तो गुलशन जी अभी अनम्यूट करें, अपने को अनम्यूट करें पहले। नमस्कार जी। नमस्कार। अभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ बता दिया हमारे बारे में। ये खुद इसका बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे लिए। हमने एक वृक्षारोपण नाम से एक संस्था शुरू की है, जिससे हम लगभग अब तक 1200 से 1300 पौधे लगा चुके हैं, जो कि काफी भी हो चुके हैं। हम 2-2.5 साल हो गए। हर तरीके से हमें जरूरत पड़ती है पैसों की भी, मेन जो है, लेकिन हमारा काम नहीं रुकता किसी भी तरीके से। हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये 1200-1500 पेड़ बड़े हों, या अब हमारा 1000 का और लक्ष्य है, ये भी बड़े हो जाएं, लगा दें हम। पहले तो जमीन की जगह जगह खोज कर रहे हैं हम, जहां जहां हमें जगह मिलती है, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो। हाई टेंशन वायर भी ऊपर से जाती रहती हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ अक्सर आके देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें काफी पब्लिक की तरफ से, जो हमारे यहाँ सैनिक कॉलोनी के लोग हैं, उनकी तरफ से काफी सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है इसको करने का, पानी को कैसे बचाया जाए। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है पूरे फरीदाबाद में। इसका वाटर टेबल लगभग नीचे जा चुका है, ट्यूबवेल्स यहाँ वर्क नहीं करते हैं, और रेनीवेल एक योजना बनाई गई है, वो भी पानी पूरा प्रोवाइड नहीं करा पाती शहर को, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सों में आ जाता है। तो हमने ये सोचा बैठ के कि हम क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, शायद उससे कोई हमारा वाटर टेबल जो है ऊपर हो जाए। तो आप तो सभी ज्ञानी हैं, आप उस बारे में ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन हमारा यही एक उद्देश्य था कि किसी तरीके से पेड़ लगाए जाएं। पेड़ लगा के पानी को और जमीन को, दोनों को, पर्यावरण को बचाया जा सके, बस यही है। बाकी अपने डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है जी। तो जी सर, धन्यवाद गवाह जी। यदि महेश जी कुछ इसमें प्रकाश डाल सकें पानी को संरक्षित करने के लिए, तो पानी के संरक्षण के लिए सबसे अच्छा प्रयास तो वृक्षारोपण ही है, क्योंकि वृक्ष ही बादलों को आमंत्रित करते हैं। ये विज्ञान की बात है, मेरी बात नहीं है, और वो सब सही अप्रोच है, वृक्षारोपण लगाना। और समाज वृक्ष लगाने के लिए थोड़ी सी सोच को, हमारे यहाँ एक प्रश्न आया था, एक वीर है बहादुर जी डामोर, वो एक कार्यक्रम में ऐसे ही बोल रहे थे, वो बड़ा कार्यक्रम था इंदौर में। तो उन्होंने कहा कि अमूमन लोग पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि भाई आपने पेड़ लगाया तो क्या फायदा, तब आप फायदा बताएंगे। मेरे जैसा बार बार ये कहने से कि नहीं वो तो फायदा तो क्या है, इसमें तो हमारा कर्तव्य है, सेवा करना कर्तव्य है, तो कर्तव्य से संतुष्टि नहीं होती। तो बहादुर जी डामोर ने उत्तर दिया कि ये पानी रोकना तो ऐसा है कि बंबई में खाता खोलो और दिल्ली के एटीएम से निकालो। तो सभी लोग प्रबुद्धजन बैठे थे, उन्होंने बड़ी जोर से ताली लगाई, और हमको भी बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में धरती में कोई कंपार्टमेंट नहीं है। भाई हिमालय का ही पानी तो हमारे पास आ रहा है, तो हमें थोड़ी पता कि वो फरीदाबाद में क्यों नहीं आ रहा है, पड़ोस के जिले में क्यों जा रहा है, मथुरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो धरती के जो जल स्रोत है, वो प्रचुर मात्रा में धरती में जल बढ़ना चाहिए। मुझे सिरिंज लगाना है तो वो जहां डॉक्टर अनुकूल समझेगा वहीं से लगाएगा ना। यदि मैं मुंह से नहीं खा सकता तो गले के पास की नस से डालेगा। तो धरती में जहां जल रोकने के स्थान हैं, उसे स्थान का नाम दिए बिना, फरीदाबाद या मैं कहूँ झाबुआ या इंदौर, उसको नाम दिए बिना जहां से जल संग्रहित हो सकता है उस जगह हमें करना चाहिए। जैसे विंड एनर्जी की है, फैक्ट्री कहीं भी है, और जहां से विंड वो पंखा लग सकता है, उसने पैसे जमा कर दिए, गवर्नमेंट ने लगा दिए, आपकी बिजली विभाग में आ रही बिजली उसके घर में जा रही है। तो जहां हम रहते हैं वहां से धन लगता है तालाब बनाने में, आप बना लीजिए कि मेरी तरफ से इतना पानी चाहिए, तो एक व्यक्ति को 7,000 लीटर पानी लगता है पर डे। तो वो 7,000 लीटर पर डे के हिसाब से देख ले, उसके 5 लोग हैं तो 35,000 लगेगा। 35,000 लीटर पानी इंटू 365 दिन, इतना पानी का एक तालाब बना दे। तो हमने हिसाब लगाया था कि 1 रुपए में 32 लीटर पानी रुक सकता है तालाब बनाने की कीमत। तो आप कहीं भी लगा दो, जरूर थोड़ी कि फरीदाबाद में खेत की जमीन है वहां मत लगाओ, लेकिन ऐसी बहुत जगह है ना जहां आप लगा सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट की तरह एक बात है, ये जन जागृति की। और प्रॉब्लम और सामर्थ्य की तुलना में ये समस्या बड़ी नहीं है। हमारी सामर्थ्य बहुत है, फरीदाबाद में जमीन नहीं, उस पर धन तो बहुत है। तो धन देने की मानसिकता बनाना, ये भी एक बड़ा काम है कि हम पर डे 7,000 लीटर पानी उपयोग करते हैं।
ये सुनने में पागलपन लगता है। भाई सब्जी, दाल, चावल ये हमारे लिए जो उगा रहा है वो पानी हमारे लिए ले रहा है, कीमत तो बहुत सस्ती दे रहा है। तो कार्बन क्रेडिट की तरह लोगों ने धन देना चाहिए और जहां बन सकता है वहां बना देना चाहिए। नदियों पर डैम बना देना चाहिए बड़े बड़े। तो फरीदाबाद के लिए हो या दिल्ली के लिए हो, या जो सघन आबादी वाले हैं उनके आसपास 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जहां है वहां उनको समय दें और धन दें। इस तरह की एक वातावरण बनाना चाहिए और हमने ये किया। हम इंदौर वालों से पैसे लेते हैं और झाबुआ में हमने अभी अभी इस समय 10 तालाब बना दिए जिनमें करोड़ों लीटर, एक में 30-30 करोड़ पानी इकट्ठा होता है और पैसे देने वालों ने किसी ने 6 लाख दिए, किसी ने 10 दिए। उस तुलना में 50 लाख का तालाब भी हम 10 लाख में बना दें। तो ये इंदौर कितना बड़ा शहर है, फरीदाबाद से यदि बहुत छोटा नहीं होगा तो भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है। वो लोग आते हैं और झाबुआ में जमीन ज्यादा है तालाब बनने की, तो वो कहते हैं हमारी ओर से एक तालाब। तो उनने यदि 30 करोड़ लीटर का एक तालाब बनाया और तो एक आदमी ने पैसे दिए तो उसने सारे रिश्तेदारों को भी पानी पिला रहा है। इस तरह का एक मेरा एक सुझाव है कि आप ऐसा कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये हमारे एक मित्र हैं दून स्कूल देहरादून से, ही इज प्रोफेसर देयर, फिजिक्स पढ़ाते हैं और हमारे छात्रावास की जूनियर है। वो पूछ रहे हैं विच काइंड ऑफ ट्रीज आर गुड फॉर वाटर कंजर्वेशन। उनका सवाल है ये कैसे पौधे लगाएं कि पेड़ लगाए जाएं कि पानी को रोक सकें। हमारा तो अनुभव ये है कि वृक्ष प्रचुर मात्रा में लगते हैं तो पर्यावरण का संतुलन ये निसर्ग करता है। हम कुछ सीमित नाम भी दे दें उससे काम नहीं है। प्रचुर मात्रा में जो जंगल व्यवसाय कटी हो गई भारत का जंगल, वो हम झाबुआ में सक्सेस कर रहे हैं। झाबुआ में हमने 1-1 किलोमीटर के जंगल गांव के लोगों से लिए और वृक्ष लगाना शुरू, 6 साल में वो लग जाते हैं और वो वहां असर होने लगता है पानी का, वर्षा का, ऋतु का। एक निश्चित एरिया में यदि आप बहुत पेड़ लगा दें तो मौसम जो ग्लोबल वार्मिंग है, मौसम असंतुलन, तो मौसम का संतुलन व्यक्ति नहीं करता और प्रकृति करती है। और आपने नाम भी रखा प्रकृति में। तो ये वृक्ष जब ज्यादा हो जाएंगे तो समुद्र से उठने वाला मानसून, सूर्य का ताप, वृक्षों की भाप, ये मिला करके एक निश्चित एरिया में पानी की समस्या हो जाएगी। तो एकदम तो मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ कि कौन से पेड़ लगाए जाए, पर एक निश्चित एरिया में व्यापक पेड़ लगे वहां इसका असर देखने को मिलता है। मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि ये माना जाता है यूकेलिप्टस काफी पानी खराब करता, खींच लेता है। तो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि पानी जमीन से और खींचते हैं तो उसका और नीचे चला जाता है जमीन के लेवल। इसीलिए कुछ ऐसे पेड़ हों जिससे ज्यादा पानी वहीं संचित रहे या ज्यादा खर्च ना हो, इसलिए मेरा क्वेश्चन था। ये तो शुक्ला जी मुझे लगता है हमसे ज्यादा आपको ही पता है। नहीं सर, मैंने सुना यूकेलिप्टस काफी खींच लेता है। हरियाणा में जब दलदल भूमि हो गई जी नहरों के कारण तो यूकेलिप्टस लगाया गया, नीलगिरी। तो वहां के लिए ठीक था, पर उससे कागज भी बनता है। तो व्यवसाय का लोभ भी जगाया कि यूकेलिप्टस लगाओ। तो हमारे झाबुआ में भी लगा, जहाँ पानी कम था वहां नहरों के कारण हिसार की यूनिवर्सिटी में ये हुआ पूछा अनुसंधान से। तो ये तो विद्वानों ने किया हुआ है। जो विद्वान थे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि हमारे सुझावों से साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा। कुछ सीमित पेड़ जो पानी को बहुत ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, सिर्फ उन्हें रोकना है। ज्यादातर पेड़ तो प्रकृति के पानी को जमीन में जड़ों के माध्यम से फैलाते हैं, जमीन का कटाव रोकते हैं। कुछ पेड़ है जो पानी बहुत ज्यादा उत्सर्जित करते हैं और वो उसके साइंटिस्ट भारत में बड़ी मात्रा में हैं और वो इस बात को समझ भी रहे हैं। तो ये तो उन्हें आंकड़े देना चाहिए कि कौन कौन से पेड़ नहीं लगाना, कहाँ नहीं लगाना। जी दलदल की भूमि में लगने वाले राजस्थान में नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और किसी की जिज्ञासा हो तो सादर आमंत्रित है, अन्यथा हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। यदि कोई कुछ पूछना चाह रहा है। मथुरेश जी, ये सर मैहर से जुड़े हैं आदरणीय रजनीश जौहरी सर, हमारे छात्रावास के सीनियर हैं। तो काफी मैं तुमसे और रावत साहब से पूछना चाहता हूँ जी कि वाटर रिचार्जिंग के लिए जो आप लोग कुछ कर पा रहे हो, करो आप। जो छतों में बारिश का पानी आता है ना, तो नॉर्मली वो पानी अपन छत से नीचे तो उतारते ही हैं। उसको अगर अपने घर में बोरिंग में अपन डालें तो वो बहुत सस्ते में और बहुत उपयोगी चीज हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ काम आप लोग कर रहे हैं?
सर ने तो अपने पार्क में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया है। और सर यहाँ पर ना हाँ। बारिश की मात्रा जो है, दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद ऐसी जगह है कि यहाँ बारिश की मात्रा बहुत ही नगण्य है कंपेरेटिवली अदर एनसीआर। जैसे दिल्ली में खूब होगी, गुड़गांव में होगी, नोएडा में होगी, सोनीपत इधर, लेकिन फरीदाबाद में सिर्फ बादल आते हैं चले जाते हैं ना जाने क्यों। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कुछ दिन बाद वो ना खत्म हो जाता है। बाकी इन्होंने किया है उधर काफी। हार्वेस्टिंग सिस्टम भी हमने 4-5 लगाए हैं यहाँ पर मिल के सामने, लेकिन उससे काफी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। बहुत हमारे ट्यूबवेल रिचार्ज हुए हैं 2-3 जगह पर। बहुत बढ़िया। तो अब आजकल देखिए बोरिंग तो हम यहाँ देखते हैं कि बोरिंग तो घर घर में है ना, और बहुत सस्ते में छत में बारिश का पानी थोड़ा भी सही है ना, अपन उसको वापस डालेंगे तो कम से कम वो कीचड़ कम करेगा, नालियों को कम भरेगा। अभी हमारे यहाँ भी 2 पार्क और डेवलप हुए हैं, थोड़ा सा तो वहां पर भी हमने छोटे हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दिए हैं ताकि जितना भी बाहर का पानी आता है, चाहे वो गली का पानी भी आता है, उनके अंदर चले जाए। उसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को भी आप लोग को और 30 से 40 हज़ार मैं ही देखता हूँ प्लांटेशन। जी सर, तो यदि महेश जी इसमें कुछ अपने विचार व्यक्त करेंगे। वो तो अच्छा है उनका, जो लोग छत का रोक सकते हैं या ऐसी नई तकनीकी है वो कर सकते हैं। मैं तो इतना जोड़ सकता हूँ कि झाबुआ में 6000 वर्ग किलोमीटर की भूमि है जो अब 2 जिले बन गए। इस समय भारत का सर्वोन्नत जो विज्ञान है वो जल का संरक्षण वाला, जल के विज्ञान की जानकारी वाला, भूगर्भ का जानने वाला, खगोल का विज्ञानी, आधुनिक काल का जो सबसे श्रेष्ठतम आधुनिक ज्ञान है उसे हमने यहाँ लागू किया है। सभी लोग यहाँ का जीवन संपर्क है, पूसा अनुसंधान से हम जुड़े। IIT के तो लगभग आधे से ज्यादा छात्र हमारे पास रहते हैं, उनके प्रोफेसर आते हैं। तो पानी रोकने में, वृक्षारोपण में, ये सारी चीजें पुराने विज्ञान और नए ज्ञान को मिश्रित करके युगानुकूल बना के प्रयोग हो रहे हैं। 200 साल बाद यदि कोई इसे देखेगा तो वो सोचेगा कि झाबुआ में ये विज्ञान कहाँ से आया। तो भारत का श्रेष्ठतम ज्ञान, यानी भारत का ही नहीं, अमेरिका का भी हम लोगों ने एडॉप्ट किया हुआ है। वो सीधे इसमें इन्वॉल्व है और पैसे दे करके नहीं, सब अपना पैसा भी दे के जाते हैं और समय और ज्ञान भी देते हैं और वही हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इसलिए पानी रोकने का अब खंडन मंडन की बात नहीं है। हम छत रोकने की पानी को ऐसा है कि कुछ नहीं कर रहे तो कुछ तो करो, बाकी उस चैप्टर से प्यास नहीं बुझती। पानी तो आपको उतना रोकना है जितना खर्च कर रहे हैं। तो हमने एक मैप बना करके दिया है लोगों के सामने कि एक व्यक्ति को पर डे गांव वाला 3500 लीटर खर्च करता है और शहर का रहने वाला 7500, और जो फर्स्ट क्लास रजिस्टर्ड ऑफिसर है IAS IPS ये 21000 लीटर पर डे पानी खर्च करते हैं। इन्हें इतने पैसे देना चाहिए तब पानी यूज करना चाहिए, इन्हें पानी रोकने के लिए करना चाहिए। नहीं तो आप इतने रेडी हो रहे हो, आप डबल तिबल खा रहे हो, दूसरों का हिस्सा भी खा रहे हो। तो जो दूसरों का हिस्सा खाएगा तो बहुत बड़ी तो है ना, वो तो वंचित रहेगी। तो जो जितना खा रहा है उसे उसका लौटाना चाहिए। पेट्रोल ज्यादा एवरेज देने वाली गाड़ी काम की होती है और कम वाली को फेंक देते हैं। तो ये जो ज्यादा डीजल पेट्रोल खा के और कम दे रहे हैं, ऐसे लोग तो भारत में कम होना चाहिए ना। तो आप प्रेरित करिए। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, हम तो खुले मन से बोलते हैं। हमारे मंच पर जब ये लोग आते हैं तो हम इसीलिए बुलाते हैं कि आप असंतुलन पैदा कर रहे हो, पर्यावरण आपके कारण खराब है, AC आपके यहाँ लगाया और गांव में सेमिनार कर रहे हैं। तो ये बात है ना कि जो ज्यादा यूज कर रहा है प्रकृति का उसे सबसे ज्यादा पेड़ लगाना है, सबसे ज्यादा पानी रोकने के लिए धन खर्च करना है। आप बहाना मत बनाओ कि मेरे पास जमीन नहीं है। भारत में बहुत जमीन खाली पड़ी, बहुत बना दो तालाब। आप एक जिंदगी भर में जितना पानी लेने वाले हो उतने परिवार में से पैसे इकट्ठे करो, अपने नाम से मजदूर लगा के एक तालाब बना दो और आप यहाँ मजे से लो। एक फैक्ट्री जिस प्रकार से विंड एनर्जी लगा करके और फैक्ट्री में बिजली लेती है, वैसे ही आप पानी लो, वैसे ही आप हवा लो। और एक एक पेड़ का तो हम नहीं बोलते, हम तो जिंदगी में प्रचुर मात्रा में पेड़ लगा। 1-2 का संकल्प से नहीं होता, बड़े लक्ष्य लेना ही। छोटा लक्ष्य तो आत्महत्या के बराबर है कि जन्म के समय एक लगाओ, मरने के समय एक लगाओ। क्यों लगाओगे? खाली समय बैठ के क्या करोगे? विज्ञान ने समय बचाया तो उस समय को क्या अयासी में बिताओगे क्या? गाड़ियों को चलने से समय बचाया, कंप्यूटर ने समय बचाया, टाइपिंग का बचाया, तो ये समय क्या आपके अयासी के लिए बचा क्या? ये देश की समृद्धि के लिए बचा, उसमें लगाओ। आप सो के बना रहे हो, टीवी देख देख के बिता रहे हो, घर में वातावरण खराब हो रहा है, बच्चे भी सोच रहे हैं कि कब गैर हाजिर हो।
भाई प्रकृति में जाके करना चाहिए। थोड़ी कठोर बातें हैं क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है, तो डॉक्टर प्रेम से ऑपरेशन करे चाहे क्रोध में, कैसी बराबरी चलेगी। तो थोड़ा कठोर उपदेश भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, हमें बड़ी प्रेरणा दे रही हैं। जैसे सुनने किसी ने कहा है, यह ग्रह हमें अब हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, यह हमें बच्चों से उधार में मिला है। तो हमें जितना हम दोहन कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें इस प्रगति को देकर जाना है। तो गाबा जी बैठे हैं यहाँ, और हमने सर पिछले कोरोना काल में 5 महीने में अपने घर के सामने थोड़ी सी जगह थी, तो काफ़ी उसमें मेहनत की और पेड़ पौधे लगाए, जिसके कारण कॉलोनी में बहुत लोगों से, इससे सर लाभ ये हुआ कि काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई। बहुत अच्छा लगता है, जिस गली में चले जाइए, अरे डॉक्टर साहब आपने लगाया था पेड़, मतलब वो बड़ा अच्छा लगता है। फाउंटेन वगैरह लगाए, बड़ा अच्छा, अपने को बड़ी खुशी मिलती है। तो और यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, जिज्ञासा हो, अपनी बात रखना चाहता हो तो स्वागत है। अन्यथा अनीता जी हैं हमारे साथ। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम है। आप लोगों का उद्बोधन सुन के बहुत अच्छा लगा, खासकर आपका उद्गार कि ये जो ग्रह है हमें हमारे पूर्वज से नहीं मिला हुआ है विरासत में, ये हमारे बच्चों से उधार मिला है। इस चीज को हम बिल्कुल अमल करना चाहिए। और जैसा कि सर ने कहा कि जन्म में एक पेड़ लगा दिया, मरण के समय एक, ऐसा नहीं। वाकई में ये चीज हमने सोचा है कि विज्ञान ने हमें इतना सारा चीजें रेडीमेड दे दी है। जब हम छोटे थे हम लंबी लंबी लाइन लगाते थे, मुझे याद है, पानी भरने के लिए, रेलवे के टिकट लगाने के लिए। आजकल इतनी सुविधा हो गई है कि हमारे क्लिक पे सब उपलब्ध है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमारे पृथ्वी को फिर से समृद्धशील बनाने के लिए उसमें हमें हमारा समय लगाना चाहिए, और हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपनाया जाए। इसलिए मैं भी यहाँ पे जनमानस से आह्वान करूंगी और इसमें मैं भी अपना योगदान दूंगी। मुझे इसका पाठ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अपने अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी डॉक्टर यतीश जैन से आप सभी की ओर से आग्रह करूंगा कि आज के वेबिनार के लिए वोट ऑफ थैंक्स, और कंक्लूड तो करना जरूरी है नहीं, फिर भी चाहे तो, क्योंकि इतनी आसान भाषा में महेश जी ने बातें बताई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसका 5% या 10% ही अमल कर पाए तो आज का हमारा वेबिनार का ये जो जन जागरण है सार्थक होगा और हम कर पाएंगे, कोशिश हमारी रहेगी। और जैसा कि ये वेबिनार सर हम लोगों ने जब शुरू किया तो हमारे एक आदरणीय है प्रहलाद सिंह पटेल सर, हमारे छात्रावास के सीनियर है, तो उनकी प्रेरणा से हमने ये वेबिनार शुरू किया। तो सर का जो रहता है स्लोगन, भूल सुधार नहीं मूल सुधार करना है। तो हम लोग, और लास्ट वेबिनार में वो थे, उन्होंने कहा जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ मिलेंगे एक साल अगले पर्यावरण दिवस पे, कि हमने इस साल क्या किया है, हमारा योगदान क्या है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पर उपदेश कुशल बहुत है, हम उपदेश तो बहुत दे देते हैं, लेकिन आज महेश जी को हम सबके समझ लाने का एक यही उद्देश्य था कि सर से हमें जो प्रेरणा मिलेगी, अभी हम सुनते थे सर को, हम टीवी में देखते थे, और आज हम उस सर से बात कर सकते हैं, हम सर से पूछ सकते हैं, मतलब सर को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि इनका जो ऑरा है, इनकी यही कि शिव की कोई भी किरण आ गई शिव गंगा की, तो हमारी जो मतलब इतने सारे भागीरथी हैं, तो जब हर गांव में भागीरथी होगा तो सर का कहना है वही तीर्थ होगा। तो भागीरथी इतने सारे एक साथ यहाँ उपस्थित हैं, तो ये सारे यदि प्रयास करेंगे तो नो डाउट कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कुछ तो होगा। जैसे सर ने कहा थोड़ा बहुत तो होगा आगे। तो जैन साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको समाप्त करें और सबका आभार व्यक्त करें, फिर हम लोग अपने वेबिनार को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरेश जी। आज तो मेरे ख्याल से हमारी इतनी लंबी जो वेब सीरीज चल रही है, वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हमारा सिर्फ सुझाव नहीं देना है, शुरुआत खुद से हमें अमल करना है। अभी जिस तरह का बहुत सारा वाटर रिचार्जिंग की बात हुई, तो मैं वाटर रिचार्जिंग के लिए प्रेरणा दूसरों को जब भी दे सकता हूँ जब मैंने अपने घर में लगाया। तो मैं अपने घर में शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने वाटर रिचार्जिंग का सिस्टम लगाया, फिर मैं दूसरों से बोल पा रहा कि अब आपको करना है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे, और ये बात आदरणीय महेश जी ने इतने सरल शब्दों में, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने सारे काम, पूरा झाबुआ को बदल दिया है, तो अगर उनके साथ इतनी बड़ी फोर्स है तो हम लोगों के पास भी, जैसा उन्होंने एक आत्मविश्वास स्वाभिमान की बात कही, वास्तव में सब में स्वाभिमान है। हम लोग कुछ
कृत्रिम उसमें जकड़े हुए हैं, अपने आप को हम लोग बाहर नहीं निकलना चाहते। और साथ ही उन्होंने संदेश भी दिया कि अगर हम नहीं कर रहे तो हमें दूसरों को प्रेरित करके वो जो आर्थिक धन देकर, यह भी हमारा मूल कार्यों में आना चाहिए। जब भी हम इस जो पृथ्वी की जो हम लोग बात करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह से हम आगे उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और इतना गंभीर विषय को, इतने सारे सेवा कार्यों को आपने इतने संक्षिप्तता के साथ, इतनी सहजता के साथ हम लोगों को प्रेरणा दी है, तो इसके बारे में कुछ भी कह पाना, सिर्फ महसूस किया है, सभी ने महसूस किया है कि वास्तव में अब समय नहीं है कि हम लोग लोगों से कहें, बल्कि शुरुआत खुद से करें। जैसा हमारे गुलशन जी ने जो प्रयास किया अपने जहां रह रहे हैं, हमारे घर भी बहुत सारे इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। हम अपने अपने जहां भी रह रहे हैं कि हमें भली विश्व थिंक ग्लोबली लेकिन एक्ट लोकली। हम जब तक लोकल में अपने काम नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बन पाएगी। ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे मित्र संजय जी जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने पिछले अनुभव में बताया था उन्होंने वहां क्या कार्य किया। जो जहां है वो अपनी पृथ्वी के लिए, वसुंधरा के लिए जो बेस्ट कर सकता है और जो उसको करना चाहिए, अगर यही बात धीरे धीरे सब तक पहुंच जाएगी। जैसा आदरणीय महेश जी ने कहा, लोगों को सिर्फ जन जागरण करना है और मैं से हम पर आना है। ये बहुत बड़ा संदेश है। इसमें ये सारी बातें आ जाती है, हमारा वसुदेव कुटुंबकम की पूरी बात इसमें समाहित हो गई है कि अगर हमें करना है ये, अगर मैं से हम पे आ गए तो हमारा ये सारा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना सुंदर वक्तव्य आदरणीय महेश जी ने दिया, हम लोग को बहुत प्रेरणा दी। इनके लिए मेरे पास आभार के अलावा और अधिक शब्द नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हो, सभी ने महसूस किया है। आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब, जिनको हम लोग बहुत ही स्नेह से हमारे बड़े भाई तुल्य हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की शुरुआत की, उनके लिए मैं हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में जबलपुर से एडवोकेट आलोक जैन जी, एकता हुसैन जी, अंबिकेश शुक्ला जी ने भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि यूकेलिप्टस का, और बहुत ही नपे तुले शब्दों में, जैसा कि आदरणीय महेश जी ने बताया, इशारा बहुत बड़ा है कि ठीक है। हमारे बीच में गजेंद्र सर जी हैं, हमेशा हम लोग के बीच में रहते हैं। गुलशन जी ने बहुत ही बढ़िया बात की। हमारे गुरुजी, हमारे टीचर आदरणीय मगन भाई सर जी हम लोग को इस परिचर्चा में हम लोग के बीच में थे। महेश यादव जी, प्रवीण जैन जी, रजनी जौली जी ने भी बहुत अच्छी बात हम लोगों को बताई। रामजी प्रसाद जी, संजय ठाकुर जी, और हमारे बीच में एक वैज्ञानिक हैं उदय होमकर जी। आप स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप कार्यरत हैं। और ये जो प्रेरणा मदन महल पहाड़ी की जो मैंने शुरुआत में अपने व्रत में दी, तो जो वृक्ष की बात आई थी, हमें किस तरह के वृक्ष लगाने हैं, तो इस बार ये स्टेट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो हमारे जबलपुर में है, तो उन्होंने सजेस्ट किया जो लोकल में है ऑलरेडी वही प्लांट लगाइए। आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स के चक्कर में जो जहां नहीं हो सकते उनको जबरदस्ती लगाने का प्रयास नहीं कीजिए। तो ये इन्होंने पुस्तक भी लिखी, हमारे बीच में है हमारे उदय जी ओमकर, उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लिया हाथ में। वो जो लोकल वेराइटी है, लोकल जो स्पीसीज हैं, उन लोकल स्पीसीज को उन्होंने लगाया और वहां फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए 3 लेयर में उन्होंने प्लांटेशन कराया। बड़े वृक्ष, बीच में हर्ब्स, देन छोटे श्रब्स, पूरा जंगल का आकार वहां मिल सके। तो ऐसे हमारे उदय जी पूरे समय हम लोगों के साथ रहे, मैं उनका भी बहुत हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विवेक जायसवाल सर हम लोग के साथ हमेशा रहते हैं, उनका बहुत हृदय से आभार करता हूँ। और ये जो परिचर्चा आज हुई, बहुत ही सार्थक परिचर्चा आज हम लोगों ने सुनी, और इसके लिए हमारे मित्र, हमारे भाई डॉक्टर मथुरेश जी ने जो मुझे ये मौका दिया और मुझे ये सब सुनने का, आप सब लोगों से मिलने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ मैं। और आज महेश जी का जो वृतांत है, ये हमारे स्मृति पटेल में हमेशा रहेगा। और जब कभी भी हमें बात करनी होगी, पर्यावरण की बात आएगी, तो महेश जी के अनुभव जरूर उस हमारी चर्चा में जरूर रहेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद अनिल भाई। महेश जी, मैं आपसे 2 लोगों का परिचय कराना चाहूंगा, हमारे साथ है। जब सर हमारा छात्रावास बना था 1954 में, तो पहले बैच के हमारे भीष्मपितामह आदरणीय गजेंद्र पटेल सर यहाँ पर उपस्थित हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो आदरणीय पटेल सर ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल रिटायर्ड है, मतलब सर की हम तीसरी चौथी जनरेशन है। नमस्कार कर रहा हूँ, उनको देख करके भी उनके व्यक्तित्व में अनुभव झलक रहा है। नरेंद्र जी को भी मैं थोड़ा लग रहा है कि मैं इनको कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है। उनकी बोली से भी लगा कि तपस्वी जीवन है जी। तो बहुत अच्छे लोगों के बीच में हूँ, अच्छा है। आप सब हमारे आदरणीय पटेल सर हैं, वो भी एक सीनियर है जो सूरत आनंद से जुड़े हैं, आनंद गुजरात से। जैसे मैं बताया, सर बहुत ही एनर्जेटिक आज भी हैं, आज भी बहुत विधाओं में काम कर रहे हैं। और हमारे नरेंद्र जैन सर तो बड़े भाई, उनकी क्या बात कहें, और बाकी सारे लोग हैं ही हैं, परिचय हो ही चुका है आपका। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आदरणीय महेश जी आपको पुनः प्रणाम।
और हमारी ये सभा यही समाप्त होती है। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद में रहें, जैसे भी रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये कोरोना काल थोड़ा कठिन समय है। और कहते हैं ना सर कि थोड़ी सी आज की कैद कल की आज़ादी के लिए काफ़ी है, और आज की आज़ादी आने वाले विनाश के लिए बहुत है। इसलिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना के जो मानदंड हैं उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी ओर से भी सबको धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।